हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। तो फर्स्ट वीडियो में हमने माउथ एंड बकल कैविटी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, उसमें जो पहला पार्ट होता है माउथ एंड बकल कैविटी, उसके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम द फूड पाइप एंड जो अदर पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फूड पाइप की बात करते हैं। ये फूड पाइप जो होता है, जो भी सॉलिड फूड होता है, जो कि हमारे माउथ में जब हम टीथ से उसको बाइट करते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो उसके बाद ये फूड पाइप होता है जो हमारी नेक से और चेस्ट से होता हुआ हमारे स्टोमक तक जाता है, जिसमें से कि जो फूड है वो डाउनवर्ड जाता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं उसके मूवमेंट से जो फूड है वो नीचे जाता है। एक्चुअल में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें ये जो फूड का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो चलता रहता है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, देन उस केस में क्या होता है, जो फूड एक्सेप्ट नहीं होता है स्टोमक से, वो वापस आ जाता है और उसी को हम वॉमिटिंग कहते हैं। हमारी जो बॉडी है वो उसको वॉमिट आउट कर देती है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं हम, द स्टोमक। तो स्टोमक जो होता है हमारा, ये बेसिकली थिक वॉल्ड बैग होता है, यानी इसकी जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे की शेप में, फ्लैटेंड जे, मतलब चपटा हुआ जे की शेप में होता है, मोटी वॉल्स का होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये एक तरफ से फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और दूसरी तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन से। नाउ जो इसकी इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, इससे बेसिकली म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ये और डाइजेस्टिव जूसेज भी निकलते हैं। तो जो म्यूकस होता है वो बेसिकली अंदर की जो लाइनिंग होती है, मतलब अंदर की जो वॉल्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की। और जो एसिड है वो बेसिकली अगर फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह अंदर चले जाते हैं तो उसको किल कर देता है। इसके अलावा ये मीडियम को एसिडिक भी बनाता है, जो स्टोमक के अंदर का जो मीडियम होता है उसको एसिडिक भी बना देता है, जिससे कि जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो फूड पर और अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं और जो डाइजेशन है वो जल्दी होता है। जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं वो जो प्रोटीन्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक कर देते हैं। तो अगला हमारा जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये हाईली कॉइल्ड होती है। हाईली कॉइल्ड का मतलब इसमें बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे आपने पहले जो हीटर चलते थे, हीटर के कॉइल देखी होंगी, ठीक है, या किसी भी मोटर की वाइंडिंग में कॉइल होती है। इस तरीके से जो कॉइल टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये बहुत लंबी होती है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। इसमें बेसिकली इसको जो जूसेज मिलते हैं वो बेसिकली लिवर से और पैनक्रियास से मिलते हैं। इसके अलावा इसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी कुछ जूसेस को सीक्रेट करती हैं, मतलब कुछ जूसेज इसकी वॉल्स भी निकालती हैं। अब हम बात करें अगर लिवर की, तो लिवर हमारा एक रेडिश ब्राउन जो ग्लैंड होता है, और ये एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में होता है। सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ये, और इससे बेसिकली बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और बाइल जूस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। बेसिकली जो भी हम फैट्स, चिकनाई वाली चीज़ें जो भी खाते हैं, ऑयली खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है बाइल जूस का। इसीलिए ओल्ड एज में जब लिवर कमज़ोर हो जाता है उस केस में ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें नहीं खा पाते हैं लोग, क्योंकि बाइल जूस उतना नहीं निकलता है जो कि उसको डाइजेस्ट कर सके। चलिए आगे देखते हैं। जो पैनक्रियाज होता है ये एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, जो स्टोमक के जस्ट नीचे होती है, और पैनक्रियास से जो जूस निकलते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स पर वर्क करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म में
कन्वर्ट कर देते हैं। ना जो पार्टली डाइजेस्टेड यानी कि जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका हो जो फूड होता है वो अब लोअर पार्ट में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहां पर के इंटेस्टिनल जो जूसेज होते हैं वो निकलते हैं, वो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रोक हो जाता है सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज में, फैट्स जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स में। चलिए इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एब्जॉर्प्शन भी करती है, अब हम इसको देखते हैं ना। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसको बेसिकली एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्ब करना। नाउ जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स होते हैं, मतलब फिंगर जैसी वॉल में से बाहर फिंगर जैसे शेप्स बाहर निकली होती हैं जिनको हम विली बोलते हैं। ये इसका प्लूरल है, सिंगुलर है आपका विल्लस। नाउ तो जो विलीज जो होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एब्जॉर्प्शन का तो ज़्यादा जो डाइजेस्टिव फूड है वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जहाँ से कि ब्लड के थ्रू बॉडी के बाकी पार्ट्स में उसको भेज दिया जा सकता है। नाउ ये जो विलीज होती हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव फूड का। इन सारी जो विलीज हैं इनके पास अपना एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का जो इनके सरफेस से अटैच होता है। जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है वो इन ब्लड वेसल्स में चला जाता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहाँ पर कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। नाउ सेल्स में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये तीनों चीज़ रिलीज हो जाती हैं, और जो एनर्जी होती है उसको हम यूज करते हैं, जो सेल्स होती हैं वो यूज करती हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ये आपको पहले पिछली क्लासेज में ही पढ़ाया जा चुका है कि जैसे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ली जाती है और वो डाइजेस्टेड जो फूड होता है ब्लड वेसल्स में उनके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करती है ना। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड रह जाता है वो कहाँ एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ना। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ, या अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये बेसिकली वाइडर होती है, शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में। ये लगभग 1.5 मीटर लेंथ में होती है, और इसका फंक्शन बेसिकली होता है कि जो भी रिमेनिंग फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है या अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद जो बाकी का जो रिमेनिंग मटेरियल होता है उसको एनएस के थ्रू ये टाइम टू टाइम रिमूव करती रहती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजेशन। तो ये यहाँ तक पूरा एनिमल्स में जो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ह्यूमंस में जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो हमने बता दिया। माउथ से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें ये होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन समझने से पहले हम एक बार फिगर की हेल्प से दोबारा से देखते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा बकल कैविटी है। बकल कैविटी यानी कि माउथ हमारा, यहाँ से जब हम फूड को लेते हैं तो पहले च्यू करते हैं टीथ की हेल्प से, और यहाँ पर जो सलाइवा निकलता है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है जो च्यूड फूड होता है। उसके बाद ये फूड पाइप है, फूड पाइप से ये जाता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक में बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस निकलता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेज निकलते हैं। तो जो म्यूकस होता है वो इसकी इनर जो लाइनिंग होती है, इनर वॉल होती है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। और
जो फूड स्टोमक में अंदर आता है उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं ना। इसके बाद ये जो फूड है ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, अराउंड 7.5 मीटर लंबी होती है और ये कॉइल्ड फॉर्म में होती है। इसमें बेसिकली लिवर से और पैनक्रियाज से जूसेज आते हैं और कुछ इसकी वॉल्स भी जूसेज जो होती हैं वो रिलीज करती हैं। लिवर के बारे में बताया था कि लिवर एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो बेसिकली बाइल जूस को निकालती है और बाइल जूस जो होता है वो बेसिकली फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो यहाँ पर काफ़ी कुछ डाइजेशन हो जाता है और इसके बाद एब्जॉर्प्शन का नंबर आता है कि यानी लार्ज इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। वहाँ वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और जब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है, सिंपल शुगर के फॉर्म में, तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और वहाँ से वो ब्लड वेसल्स, वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या सरफेस होता है उसी के साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, तो उस ब्लड वेसल्स में चला जाता है और वहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या ऑर्गन्स में जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है डाइजेस्टेड फूड की, वहाँ पर वो पहुँच जाता है। जैसे कि बेसिकली अगर हम एनर्जी के लिए बात करें तो जो सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का, वो बेसिकली सब बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू चला जाता है और वहाँ उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है। जो वो एनर्जी डिफरेंट, जो बॉडी के जो पार्ट्स डिफरेंट वर्क करते हैं या जो ऑर्गन्स डिफरेंट वर्क करते हैं उसके लिए वो एनर्जी यूज की जाती है। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, कुछ फूड ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में और इसके अलावा ये छोटी भी होती है, ये अराउंड 1.5 मीटर होती है। इसका बेसिकली काम होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड रिमेन होता है वो रेक्टम में पहुंच जाता है, वहाँ से टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जो किस तरीके से डाइजेशन होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नाउ हम बात करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो बेसिकली जैसे आपने काउज, बफेलो वगैरह को देखा होगा, ये क्या करते हैं जब अपना फूड लेते हैं तो ये डायरेक्ट उसको सॉलो कर लेते हैं, डायरेक्ट निगल लेते हैं। और जो वो फूड है वो बेसिकली उनके स्टोमक में एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रियूमेन। क्या बोलते हैं? रियूमेन। तो वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर कुछ पार्शली डाइजेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद उसको वो वापस माउथ में लेते हैं और वहाँ पर उसको फिर वो च्यू करते हैं और उसके बाद दोबारा स्टोमक में भेजते हैं। बेसिकली ये लोग जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम रियूमिनेंट्स कहते हैं और ये जो प्रोसेस करते हैं इसको हम बोलते हैं रियूमिनेशन। बेसिकली ग्रास जो होती है वो रिच इन सेल्यूलोज होती है। सेल्यूलोज एक सब्सटेंस होता है जो कि ग्रास में पाया जाता है और ह्यूमंस वगैरह इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो स्टोमक का जो पार्ट होता है रूमेन, उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं और ह्यूमंस जो होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं ना। जैसे हॉर्सेज वगैरह की बात करें, हॉर्सेज, रैबिट, ये भी ग्रासेज वगैरह खाते हैं, लेकिन इनकी जो ऑइसोफेगस होता है, ऑइसोफेगस बेसिकली इसको फूड पाइप बोलते हैं। तो फूड पाइप और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलेज होता है, जो ये ग्रास खाते हैं, जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनके बेसिकली फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसमें कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रास वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
चलिए एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा, ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत टाइनी और बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अमीबा। उनके पास ना माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अमीबा जो होता है, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें केवल एक ही सेल होती है। ये पॉन्ड के वाटर वगैरह में पाया जाता है ना। अमीबा जो होता है इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस होता है जैसा कि एक सेल में होता है। इसके अलावा कुछ बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ये जो अमीबा है कॉन्स्टेंटली अपनी शेप एंड पोजीशन चेंज करता रहता है। इसमें से कुछ इस तरह से आउटिंग्स बाहर निकलती रहती हैं, प्रोजेक्शंस बाहर निकलते रहते हैं फिंगर लाइक, जिनको कि हम सीडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट भी बोलते हैं। यही यूज किए जाते हैं अमीबा द्वारा फूड को कैप्चर करने के लिए। सो अमीबा क्योंकि खुद भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही फीड करता है, उन्हीं को खाता है। तो बेसिकली ये फूड कैसे लेता है, जो इसके जो फॉल्स फीट होते हैं या जो इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, वो फूड पार्टिकल के चारों ओर से उसको कवर करते हैं और उसको ट्रैप करके फूड वैक्यूल में भेज देते हैं। फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेज निकलते हैं और ऑब्वियसली उसके बाद वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट हो जाता है फूड, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। उसको ग्रोथ, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन जैसे कि बाकी एनिमल्स में करते हैं, उसी तरीके से डाइजेस्टेड फूड को यहाँ भी यूज़ किया जाता है। और इसके बाद जो रेजिड्यू बचता है या जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है उसको वैक्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली आप अमीबा देखें या ग्रास ईटिंग एनिमल्स देखें या ह्यूमंस देखें, सभी में जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस लगभग सेम है। सबसे पहले फूड लिया जाता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्टेड जो फूड है, डाइजेस्ट करने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड लिया है उसको सिंपलर फॉर्म के फूड में कन्वर्ट करना। उसके बाद जो बॉडी है उसको, जो ब्लड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद उसको ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए उस डाइजेस्टेड फूड को यूज किया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। चलिए यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स डू वन थिंग, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के और पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आप आगे के वीडियो आपको मिलते हैं। थैंक यू।